अब हम लोग एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं और वो है इक्विलिब्रियम बेस्ड प्रॉब्लम्स, है ना। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बेस्ड प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे, देखते हैं, समझिएगा। सपोज ये 3 kg ब्लॉक है, यहां से इन बीच से हम लोग एक फोर्स लगाने लगे 40 न्यूटन, उसको खींचें तो इसका जो शेप होगा ऐसा कुछ हो जाएगा। देखिए इधर 40 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा, इधर 3 kg ब्लॉक होगा। हमसे पूछा है कि ये एंगल थीटा कितना होगा। हमसे क्या पूछा है, ये एंगल थीटा कितना होगा। ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। इसमें क्या है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है, तो इसमें नेट फोर्स 0 होगा। तो ऑलरेडी हम लोग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कुछ कुछ कर चुके हैं, क्योंकि उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि सिंगल इक्विलिब्रियम वाला केस देखा था, एक डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम और दूसरे डायरेक्शन में हो सकता है एक्सीलरेशन, या फिर हम लोगों को कोई मतलब ही नहीं था। यहां पे जो प्रॉब्लम्स इक्विलिब्रियम वाले हैं उसमें 2D इक्विलिब्रियम है, मतलब एक्स और वाई दोनों में इक्विलिब्रियम है, और जो फोर्सेस हैं वो पूरे एक्स वाई एक्सिस में पूरा मिला हुआ है। तो वैसे प्रॉब्लम्स को हम लोगों को करना है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें करके देखते हैं। इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इस पॉइंट का इधर है 40 न्यूटन और इधर आप देखिए, क्योंकि ये 3 kg रेस्ट में है, तो इस 3 kg का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, 3 kg का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, ये 30 न्यूटन और ऊपर टेंशन T, ये जो T होगा वो 30 न्यूटन आएगा कि नहीं आएगा, एकदम आएगा। क्यों आएगा 30 न्यूटन, क्योंकि वो रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है। तो इधर आ गया 30 न्यूटन और इधर कुछ T डैश ये अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि इसी सेम क्वेश्चन में T अज्यूम कर चुके हैं, तो यहाँ T डैश अज्यूम करेंगे। अब अगर ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है तो हमसे पूछा है कि बताओ ये वर्टिकल एंगल क्या होगा। तो हम लोग एक यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ जो लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कि ये थीटा हो जाएगा। जो थीटा हमसे पूछा है वही थीटा ये भी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक्चुअली में हमने यहाँ लाइन ड्रॉ किया तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कि ये एंगल इक्वल होगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, इधर लिख सकते हैं टी डैश कॉस थीटा और इधर लिख सकते हैं टी डैश साइन थीटा। ये हमने वेक्टर का कंपोनेंट निकाल लिया। अब क्या करेंगे, देखिए टी डैश साइन थीटा इज इक्वल्स टू 40 न्यूटन, इक्विलिब्रियम के लिए इधर का फोर्स इसके बराबर, और टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 30 न्यूटन, टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 30 न्यूटन। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दें, क्या करें, डिवाइड कर दें, तो देखिए क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू 4/3। जाना पहचाना एंगल है जी, जाना पहचाना। कैसे जाना पहचाना सर, हमने तो नहीं सुना tan 4/3 कब वैल्यू किस वैल्यू पे लेता है। तो देखिए ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। आपको बताए थे कि ये एंगल 53 होगा और ये 37 होगा, बताए थे कि नहीं। ये 53 डिग्री, ये 37 डिग्री। तो यहां से अगर आप देखिएगा तो tan का वैल्यू 53 पे 4/3 आता है, 53 डिग्री एंगल पे 4/3 आता है। तो थीटा इक्वल्स टू 53 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाएंगे, जल्दी से कॉपी करिए। और क्वेश्चंस हम लोग के पास आने वाले हैं, उनको भी हम लोग बना के देखेंगे। चलिए, आई होप आपने बना लिया होगा। अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें,
इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग एक चीज सीखेंगे और उसका नाम है लैमीज थ्योरम। तो क्या नाम है? लैमीज थ्योरम। लैमीज थ्योरम, देखिए क्या है लैमीज थ्योरम। लैमीज थ्योरम कहता है कि इफ वी हैव 3 वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। इफ वी हैव 3 वेक्टर्स such that vector a plus vector b plus vector c is 0, then if they are placed tail to tail, if they are placed tail to tail, means all are placed with their tails at this point. Suppose this is vector a and the opposite angle here formed is alpha. Similarly, this is vector b and this angle is beta. This is vector c and this angle is gamma. So in this case we can write a by sin alpha equals to b, where a is modulus of vector a, b is modulus of vector b. b by sin beta is equals to c by sin gamma. Two important points. First point is that this is applicable only when we have 3 vectors. If we have more than 3 vectors, we cannot apply Lami's theorem. Second, it will be applied only when the sum of the 3 vectors is 0. नाउ यू मे बी वंडरिंग, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अचानक से ये कहां से आ गया। ये इसलिए आया क्योंकि अगर कोई पॉइंट इक्विलिब्रियम में है और उस पर 3 फोर्सेस लग रहे हो इस तरह से, सपोज ये F1 हो, ये F2 हो, ये F3 है, और ये एक प्लेन में है। किस में है? एक प्लेन में है, एक ही प्लेन में। ये नहीं कि 3D में बाहर आ गया, तब लैमीज थ्योरम नहीं लगता। एक ही प्लेन में रहने चाहिए। इनको कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। कोप्लेनर होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए, तभी ये लगा सकते हैं। तो ये तीनों एक प्लेन में हैं और ये एक ऐसे पॉइंट पे लग रहे हैं जो पॉइंट कैसा है? वो पॉइंट रेस्ट में है, वो पॉइंट इक्विलिब्रियम में है। तो नेट फोर्स होगा 0। नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। और अगर नेट फोर्स 0 होगा, अगर नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा, तो उस केस में ये 3 ऐसे फोर्सेस हैं जिनको अगर जोड़ा जाए, F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0 है। इज इक्वल टू क्या है? 0 है। ये तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम 0 है और तब हम लोग इनके एंगल्स के रिलेशन को निकालने के लिए लैमीज थ्योरम लगा सकते हैं। क्यों? ये प्लेनर फोर्स हैं, ये 3 फोर्स हैं और इन तीनों फोर्सेस का सम क्या हो रहा है? 0। ये तभी हो सकता है जब तीनों फोर्सेस उस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में ला रहे हो। उससे ज्यादा फोर्स होगा, नहीं लगाएंगे। अगर इक्विलिब्रियम में पार्टिकल नहीं है, नहीं लगाएंगे। लैमीज थ्योरम लगाएंगे, उसका 3 कंडीशन, एफ नेट 0, 3 फोर्स और प्लेनर फोर्स। 3D में हो गया फोर्स, छोड़ दो लैमीज थ्योरम। 3D में जैसे ही आया फोर्स, छोड़ दो लैमीज थ्योरम। ये चीज का ध्यान रखना है। तो इन तीनों का ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे लैमीज थ्योरम पे बेस्ड। चलिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए।
क्या लैमीज थ्योरम के बिना ये क्वेश्चंस नहीं बनेंगे? बनेंगे, लेकिन लैमीज थ्योरम कई बार क्वेश्चंस को आसान बना देता है, इसीलिए हम लोग लैमीज थ्योरम देखने जा रहे हैं, उसकी मदद से बनाएंगे, मतलब दोनों तरीके से बना के दिखाएंगे आपको। Five kg, this angle is 60 degree. You have to find tension in each string. Find tension in each string. हर स्ट्रिंग में टेंशन निकाल के बताइए, ठीक है? ऐसा करना है। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, ये 90 डिग्री एंगल है। सबसे पहला तो 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। हालांकि अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो ये आप डायरेक्टली इस टेंशन को 50 न्यूटन लिख सकते हैं, लेकिन बना के करिए, है ना, कोई जल्दबाजी तो है नहीं हम लोग का। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत जगह है तो हम फ्री बॉडी डायग्राम यही बना देते हैं, आप लोग सेपरेट करके बनाया कीजिए, है ना, काफ़ी जगह है मेरे पास यहाँ पे, इसीलिए यहीं पे बना रहा हूँ मैं। 60 डिग्री एंगल है, इस टेंशन का वैल्यू तो 50 न्यूटन है, तो इसको छोड़ देते हैं एज इट इज। ये टेंशन T1 है और ये टेंशन T2 है। अब देखिए, नॉर्मली अगर हम बनाएंगे तो क्या करेंगे? नॉर्मली बनाने के लिए हमको T2 का इधर कंपोनेंट, T1 का इधर कंपोनेंट, वो बना के दिखाएंगे आपको। और T1 को तो हम लोग T2 का दोनों कंपोनेंट निकालना होगा, T1 को ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, 50 न्यूटन एज इट इज है, तो वहां से आप T2 और T1 निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि आप लैमीज थ्योरम लगाइए। चलिए, तो दोनों तरीके से बना के देखेंगे। सबसे पहले क्या करें, नॉर्मल तरीके से बना दें क्या? चलिए नॉर्मल तरीके से ही बनाते हैं। एक बार T2 का इधर कंपोनेंट बताइए, T2 cos 60, तो T2 cos 60 कितना होगा? cos 60 होता है 3/2 कि 1/2? 1/2, तो T2/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा T2 √3/2, है ना। ये इधर sin 60 जाएगा और sin इधर cos 60 आएगा, इधर sin 60 आएगा, तो sin 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2, तो यहाँ पे √3/2 मल्टीप्लाई कर लिए और यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई कर लिए। अब क्या करना है, इन दोनों फोर्सेस को इक्वल है, इन दोनों फोर्सेस को इक्वल, कुछ नहीं खास, है ना, बहुत मुश्किल काम थोड़ी है। तो कैसे करेंगे देखिए, T2 √3/2, ये 2 से कंफ्यूज नहीं होना है, वो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है भाई। तो T2 √3/2 equals to 50 न्यूटन एंड हेंस T2 equals to 100/√3 न्यूटन। आई होप समझ में आया। मन है तो रैशनलाइज भी कर सकते हैं। अब T2 निकल गया तो फिर यहाँ पे T1 निकालेंगे, तो T1 equals to T2/2, यानी कि T2/2 क्या हो जाएगा बता दो? T2 है 100/√3, तो 100/√3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा क्या चीज? 100/√3 डिवाइडेड बाई 2, यानी 50/√3, 50/√3। ये हो गया इक्विलिब्रियम पे बेस्ड प्रॉब्लम्स। T2 निकल गया, T1 निकल गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये नॉर्मल तरीके से बन गया भाई। अगर जल्दी से कॉपी कर लीजिए, अगर हम लोगों को लैमीज थ्योरम की मदद से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे देखिए। लैमीज थ्योरम की मदद से निकालने के लिए एक बार, और ये क्योंकि बहुत मतलब उसमें सब कुछ मिल गया है, कंपोनेंट्स भी आ गए हैं, तो एक अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, है ना। अगर कंपोनेंट नहीं ब्रेक किए होते तो वहीं पे बन जाता। इधर है 50 न्यूटन, यहां खूबसूरती आपको दिखेगा क्वेश्चन का, T2 और इधर है T1, ठीक। आपको सारे एंगल्स पता होने चाहिए। तो क्योंकि आपको ये 60 डिग्री मालूम है और ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया 150 डिग्री, ठीक है। और ये आपको 90 डिग्री मालूम है, तो आपको ये भी एंगल मालूम होना चाहिए। तो ये एंगल कैसे निकलेगा भाई? तो 90 + 150 कितना होता है? 240 होता है। और 240 360 में से सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 120 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। अच्छा, क्योंकि हमको साइन के वैल्यूज को लिखना है,
तो ध्यान रखिएगा साइन 30 का वैल्यू 150 साइन 150 के बराबर होता है, और साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो साइन 120 के बराबर होता है ना। तुरंत अभी पढ़े होंगे तो हो सकता है ऑब्ट्यूस एंगल वाला याद नहीं हो, इसलिए ये बात बता दी। और ये तो 90 डिग्री ऑलरेडी है, हमको पता ही है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कैसे लैमीज थ्योरम लगाएंगे, T2 और उसके अपोजिट वाला एंगल, ठीक है, मतलब बाकी जो दो फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल। तो T2 अपॉन साइन 90, T2 अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू T1 अपॉन साइन 150। अब लिख रहे हैं साइन 150, लेकिन वो साइन 30 का वैल्यू ही पुट करना है। और T2 हो गया T2 अपॉन साइन 90, T1 अपॉन साइन 150 इक्वल्स टू 50 अपॉन साइन 120, साइन 120 डिग्री पुट करना है साइन 60, ध्यान रखना है। तो T2 साइन 90 होता है 1 इक्वल्स टू T1 बाई साइन 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है 1/2 इक्वल टू 50 अपॉन साइन 120 कितना होता है भाई साइन 60 यानी √3/2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 150। अब देखो T2 तो वही आ गया, T2 कितना आ गया 100 अपॉन √3, क्या आ गया 100 अपॉन √3, ठीक है। और T1 क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 100 अपॉन √3 यानी आ गया 50 अपॉन √3। आया समझ में? तो इससे क्या हुआ कि डायरेक्टली निकाल पाए, कोई कंपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो दोनों मेथड है, दोनों से सेम आंसर आता है, तो आपको दोनों मेथड आना चाहिए ताकि आप लोग बना सके, खुद से दोनों मेथड से बना सके, जो जहां पे आसान लगे उस मेथड से अप्लाई करके तुरंत उस क्वेश्चन को बना पाइए। इसके लिए जरूरी है कि आप सारे मेथड जानते हो। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे। कॉपी हो गया भाई, जल्दी कर लो कॉपी। चलिए आप, आई होप आपने कॉपी कर लिए। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए ये 10 kg का बॉडी है, इधर ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ऐसे दो रस्सी लगा के हमने इसको रोक के रखा है। तो हम लोगों को बताना है फाइंड टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स। फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग्स, ये क्वेश्चन है। जल्दी से आप लोग एक बार अटेम्प्ट करिए, है ना, तब तक उधर मैं मिटाता हूँ और फिर हम लोग देखेंगे कैसे इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जल्दी से अटेम्प्ट करिए। तो आई होप आपने अटेम्प्ट किया, है ना। देखिए 10 kg का ब्लॉक है, 100 न्यूटन, इधर टेंशन T1 मान लेते हैं और इधर टेंशन T2 मान लेते हैं। ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या है समझिए, हम लोग दोनों मेथड से ऑब्वियसली बना सकते हैं। तो अच्छा ये एंगल 90 होगा, ये समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि पूरा एंगल इसमें 180 डिग्री है, ये 60, ये 30, 90 हो गया, तो इधर 90 बचा, है ना। अच्छा
इधर पूरा एंगल 120 डिग्री हो गया और इधर पूरा एंगल 150 डिग्री हो गया, तो डायरेक्टली T1 T2 निकालने का तरीका है कि नहीं? इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर डायरेक्टली अगर हम लोग लैमीज थ्योरम से नहीं बनाए। क्या मुश्किल है कि T1 का इधर कंपोनेंट आएगा, T2 का इधर कंपोनेंट आएगा, उनका आपस में रिलेशन पहले यहाँ से निकालेंगे और दोनों T1 T2 दोनों का कंपोनेंट यहाँ आएगा, तो फिर उससे फिर इसको रिलेट करना होगा, लंबा जाएगा। तो उससे अच्छा है यहाँ पे लैमीज थ्योरम। ठीक है, तो डायरेक्टली लैमीज थ्योरम से बनाते हैं। तो पहले लगाना सीख ले लैमीज थ्योरम कैसे लगाते हैं। T1 अपॉन 90 + 60 150 यानी साइन 150 डिग्री। ठीक है, इक्वल्स टू T2 का देखिए T2 अपॉन यहाँ पे 90 + 30 120 साइन 120। भूलना नहीं, साइन 120 का मतलब साइन 60 होता है और साइन 150 का मतलब साइन 30 होता है। इक्वल टू 100 अपॉन साइन 90 यानी 100 ही रहेगा, साइन 90 तो 1 ही होता है। तो बस कुछ नहीं करना है। T1 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए T1 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, T1 = 100 इंटू साइन 150 यानी साइन 30 यानी 1/2 और वो हो जाएगा 50 न्यूटन। देखो भाई आ गया। और T2 = 100 इंटू साइन 120 यानी साइन 60 यानी √3/2 यानी 50 √3, है ना। तो ये टेंशन वाले प्रॉब्लम्स हो गए, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। तो अभी एक और इक्विलिब्रियम का हम लोग एक टफ प्रॉब्लम देख लेते हैं जिसमें 2 पॉइंट है और इसमें 4 फोर्स लग रहा है, इसमें 3 फोर्स लग रहा है। वी हैव टू फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। तो वी हैव अज्यूम्ड कि टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज T1, इसमें T2 टेंशन है, इसमें T3 टेंशन है और इसमें T4 टेंशन है। तो इसमें सब में टेंशन कितना होगा एक एक करके हम लोग को निकालना है। ठीक है, एक एक करके हम लोग को सारे टेंशन के वैल्यूज को निकालना है। अब देखिए ध्यान से समझिए इस चीज को। यहां पे 2 प्रॉब्लम है लैमीज थ्योरम के साथ। आप देखिए इस पॉइंट पे आप लैमीज थ्योरम नहीं लगा सकते हैं। 1 2 3 4 टेंशन लग रहा है और यहां पे आप लैमीज थ्योरम लगा तो सकते हैं लेकिन एंगल्स के वैल्यू बहुत अजीब से हैं। स्पेशली ये वाला अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो ये 37 और ये 45 मिलके ऐसा एंगल आएगा जिसका साइन कॉस हम लोग नहीं जानते हैं, तो वो निकालने में ही हालत खराब। तो इसीलिए यहाँ बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम लोग क्या यूज़ करें, इक्विलिब्रियम वाला मेथड यूज़ करें। ठीक है, मतलब जो जनरल कंपोनेंट ब्रेक करने का होता है उसी मेथड से बनाएं। ठीक, तो चलिए ये 37 है तो ये 37 ये तो दिख ही रहा है और ये 45 आपको दिख रहा है। तो हमको इन्हीं दोनों फोर्सेस को ब्रेक करना है। तो इधर आ जाएगा T1 cos 45, तो T1/√2 है ना, और इधर आ जाएगा T2 cos 37। cos 37 कितना होता है, तो अगर आपको याद हो cos 37 का वैल्यू 4/5 होता है। तो यहाँ पे प्लस एक और आ गया T2 cos 37 4/5, तो T2 × 4/5 ये उधर के फोर्स हो गए। इधर का फोर्स करिएगा तो साइन T1 sin 45 आएगा, तो T1 sin 45 यानी T1/√2 और इधर आएगा T2 sin 37 यानी 3/5, तो T2 × 3/5। ठीक है, तो सबसे पहला क्या काम करते हैं, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है लेकिन एंगल हम लोग को ठीक से नहीं पता था, इसीलिए लैमीज थ्योरम नहीं लगाए, हम लोग इक्विलिब्रियम वाला मेथड यूज किए, तो अच्छा है। अब देखिए T1/√2 इज इक्वल टू T2 × 3/5 ये आएगा। तो T1 = 3√2 T2/5 ये होगा। T1 = 3√2 × T2/5 ये आ गया। दूसरा अब यहां पे लगाते हैं, ये एक रिलेशन आ गया, इस रिलेशन को हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान।
अब हम लोग इस इक्वेशन से लिखें तो T1 बाई रूट टू प्लस T2 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 350 न्यूटन। अब क्योंकि T1 का वैल्यू हम पुट करें उससे अच्छा है कि T1 बाई रूट टू का वैल्यू पुट कर दें, तो यही डायरेक्टली पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 3T2/5 प्लस 4T2/5 इक्वल्स टू 350। अब देखिए 7T2/5 हो जाएगा और 7T2/5 इज इक्वल टू 350। ठीक है, तो T2 का वैल्यू क्या आ गया? T2 आ गया, चलिए इसको इधर बना लेते हैं। T2 आ गया इक्वल टू 350 इंटू 5/7, 50 टाइम्स कट जाएगा तो T2 का वैल्यू आ गया 250 न्यूटन, है ना। यहाँ पे हमने आंसर लिख के रखा हुआ है। तो T2 का वैल्यू 250 न्यूटन आ गया। अब T1 निकालना है तो उसी एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे तो T1 आ जाएगा, T1 इक्वल्स टू 3√2 इंटू T2/5 यानी 250/5। तो ये तो 50 टाइम्स कट गया और ये 150 इंटू √2 हो जाएगा, तो ये आ गया 150√2, है ना। तो T1 आ गया, T2 आ गया। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए ताकि इसका फिर एनालिसिस हम लोग कहाँ पे कर पाएँ, T3 और T4 के लिए कर पाएँ। T2 निकल गया है तो इसी के बेसिस पे T3 और T4 निकालेंगे। जल्दी से इसको कॉपी करिए, है ना। तो आई होप आपने कॉपी किया होगा। तो अभी इधर का मिटाते हैं। देखिए अब हम लोग इसमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसमें T2 का वैल्यू हम लोग को मालूम है, T2 का वैल्यू 250 है। तो इधर ये 100 न्यूटन, ये 250 न्यूटन, ये दोनों हम लोग को पता हो गया। ठीक, अच्छा, क्योंकि इसी में मिल गया है सब कुछ तो अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे 100 न्यूटन हो गया और यहाँ पे 250 न्यूटन हो गया। यहाँ पे अपना T3 है, कितने एंगल्स पे है वो तो देख ही लेंगे। ये ऑब्वियसली 30 डिग्री एंगल पे है और ये T4 है। ठीक है, T3 और T4 दोनों निकालना है तो इधर T3 का कंपोनेंट निकाल लें। cos 30 होता है √3/2, तो T3 इंटू √3/2 और ये होगा T3 इंटू 1/2, तो T3/2 हो गया। अच्छा, इस 250 का भी कंपोनेंट जाएगा, ये 37 डिग्री है तो इधर आएगा cos 37 जो कि होता है 4/5, तो 250 इंटू 4/5 कितना आ जाएगा? चलिए अलग से करके लिख लेंगे डायरेक्ट, 250 इंटू 4/5, तो ये 50 इंटू 4 200 आ जाएगा। तो 200 न्यूटन इधर हो गया। अच्छा, 250 इंटू 3/5 आएगा, cos 37 इधर आया, sin 37 उधर जाएगा, तो sin 37 की वजह से 3/5 आएगा, 3/5 यानी 150 हो जाएगा, तो उधर 150 चला गया। तो अब ये सिचुएशन में पहुंच गए कि हम लोग फिर से इक्विलिब्रियम वाले इक्वेशंस लगा सकें। तो T4 मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू, तो T4 मस्ट बी इक्वल टू T3/2 प्लस 150, है ना। ये T4 और T3 में एक रिलेशन हो गया। दूसरा यहां पे दिख रहा है आपको, T3 √3/2 इज इक्वल्स टू 300, है ना। T3 √3/2 इज इक्वल्स टू 300, तो T3 का वैल्यू यहां से आ जाएगा क्या, 600/√3। आप इसको अगर रैशनलाइज करिएगा तो √3/√3 मल्टीप्लाई कर लिए तो 3 हो जाएगा और ये 200 हो जाएगा, तो फाइनली विल गेट 200√3। कितना आ गया, 200√3। T3 आ गया। एक बार ये आ गया, इसमें पुट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो T4 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां लिख देता हूं, T4 इज इक्वल टू
T4 इज इक्वल टू T3/2 यानी 100√3 100√3 प्लस 150 है ना, यही आंसर्स थे वहां पे। तो इस तरह से बना सकते हैं, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, आपके पास धैर्य हो और आपको पता हो कि कैसे बनाते हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, एकदम सही आंसर हमेशा आएगा। तो आई होप आपने समझ लिया होगा इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।